वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इस वीडियो सीरीज़ में हम यूपीपीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सके। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स एंड एसोसिएटेड कंसर्न्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य और संबंधित चिंताएं क्या हैं, चर्चा कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हमने GS 1 और GS 2 के क्वेश्चन कर लिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर हमें बीच में ज़रूरत होगी तो हम इनके क्वेश्चंस दोबारा नहीं करेंगे, तो बीच में अगर मुझे लगेगा तो मैं दोबारा किसी भी टॉपिक के किसी भी GS के क्वेश्चन करवा दूंगी, राइट। लेकिन फिलहाल हमने इनको कर लिया है और आज से हमारा GS 3 का जो पोर्शन है वो शुरू हो रहा है और हम GS 3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, राइट। तो आइए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो की ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं और उससे जो भी कंसर्न्स हैं एसोसिएटेड वो पूछे गए हैं। तो नीति आयोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताना होगा और उसके बाद हम बताएंगे डिटेल में इसके ऑब्जेक्टिव्स और कंसर्न्स बॉडी पार्ट में। तो जो हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है उसमें हम बताएंगे कि ये भारत सरकार का एक प्रमुख नीति थिंक टैंक है, एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी टू बी स्पेसिफिक। और ये योजना प्रक्रिया में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, राइट। तो इस एम के साथ इसको स्टैब्लिश किया गया था भारत में और ये योजना आयोग को रिप्लेस कर लाया गया था, राइट। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस कर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो थोड़ा सा हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब मेन बॉडी पार्ट में पहले तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे। देखिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को। इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस अगर हमें ना भी याद हो तो कीवर्ड्स हमको ऑब्जेक्टिव्स के याद होने चाहिए, राइट। सबसे पहला क्या है, राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। उसके बाद आता है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्र करने हेतु आवश्यक तंत्र विकसित करना। तो कुल मिलाकर विलेज लेवल पर तक के लिए हमको नीति आयोग को फॉर्मुलेट करने होंगे क्रेडिबल प्लान्स और साथ में उनको एकत्र करके आवश्यक तंत्र भी, पूरी प्लानिंग भी प्रॉपरली विकसित करनी होगी। साथ में अगला पॉइंट क्या है कि ये भी सुनिश्चित करना कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और दूसरी जो पॉलिसीज हैं उनको शामिल किया जाए, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग का जो काम है उसी को हमें डिटेल से बताना है। इसके ऑब्जेक्टिव में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है कि हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ ना मिलने का खतरा हो, राइट। तो जो माइनॉरिटीज़ रह जाती हैं या कोई भी ऐसा वर्ग रह जाता है तो उन पर विशेष ध्यान रखना अपनी पॉलिसी मेकिंग में। जो प्रमुख हितधारक हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले जो थिंक टैंक हैं, साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों को सलाह प्रदान करना और उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के लिए एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना। तो एक तरह से एक नॉलेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम पूरा डेवलप करने का भी काम किसका है, नीति आयोग का, ठीक है। तो इसमें थोड़ी रटने वाली चीज़ें हैं, ऐसा कुछ इसमें समझना नहीं है हमको, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना,
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर रिजॉल्व किए जा सके इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़, ठीक है, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर हो सके और जल्दी हो सके। ये हो गए पॉइंट्स इसके, जिनको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अब चिंताएं या फिर कंसर्न्स क्या हैं इससे संबंधित? निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में इसकी भूमिका ना के बराबर है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसमें नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ प्लान बनाना है और ये इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। उसके बाद है कि भारतीय समाज में असमानता जो है, इनइक्वालिटी, ये निरंतर बढ़ती जा रही है और इससे निपटने में नीति आयोग का प्रभाव जो है वो अधिक सफल नहीं रहा है, यानी कि इसके लिए कुछ प्रभावी कदम नीति आयोग नहीं उठा पाया है। अगला पॉइंट है, हाल के दिनों में हम देखते हैं कि ये जो है नीति आयोग, इसका राजनीतिकरण हो गया है, यानी कि पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा है और जो सरकार की बातें हैं उसका एक माउथ पीस बन गया है, इंस्टेड कि ये अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसे एक महिमा मंडित सिफारिशी संस्था में रूपांतरित कर दिया गया है, जिसमें सरकार के कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाने के क्रम में अपेक्षित शक्ति का अभाव है। अर्थात कि ये, जैसे मैंने बताया, कि एक माउथ पीस बन गया है और कुछ प्रभावी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये इसका एक कंसर्न के रूप में दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ये ग्लोरीफाइड एक रिकमेंडेटरी बॉडी बन गया है, जिसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि ये पॉजिटिव बदलाव ला सके हमारे सोसाइटी में या फिर गवर्नमेंट के एक्शंस में। इसके पास संसाधनों की भी कमी है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब प्रॉपर संसाधन ही नहीं होंगे तो सिर्फ प्लानिंग कर कर, बातें कर कर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अब वे फॉरवर्ड या फिर अनुसरण योग्य कदम हम देंगे इसमें, तो क्या क्या हो जाएंगे वो? सबसे पहला पॉइंट है कि इसे विभिन्न अपेक्षित अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि जितने भी आवश्यक परिवर्तन हैं उनको सुनिश्चित करने में इसका भी योगदान रहे, राइट। इफेक्टिव चेंज लाने के लिए इसके पास प्रॉपर पावर्स तो होने चाहिए ना, एक ये हो गया। आगे क्या हो गया? इसे पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है, रिसोर्सेज रहे प्रॉपर इसके पास, नीति आयोग के पास। उसके बाद है कि लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के लिए इसे विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है। देखिए फिलहाल क्या है, ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है। तो अगर हम इसको और जवाबदेह बनाएंगे, इसको अकाउंटेबल बनाएंगे, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है और इससे इसकी अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो ये इसका जो प्रोग्रेस है, काम करने का तरीका है, वो भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकेगा। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये एक गैर पक्षपातपूर्ण संस्था बनी रहे। ऐसा ना हो ये सरकार के लिए केवल काम कर रही है और सरकार का माउथ पीस बनकर ही रह जाए। देखिए ऐसा आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम में हमको न्यूट्रल शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। मैंने आपको माउथ पीस बोल दिया है तो वो यहाँ पर आपको नहीं लिखना होगा, वो सिर्फ समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हमने कंसर्न्स लिख दिए हैं जो कि नीति आयोग के संबंध में थे और उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड बता दिया है कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर एक कंक्लूजन भी हो सकता है, वो क्या है? नीति आयोग की स्थापना के सकारात्मक परिणाम आए हैं, हालांकि ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस योजना निकाय का पर्याप्त सहायता दी जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव हमको कंक्लूजन देना होता है। तो हम बताएंगे कि हाँ, पॉजिटिव कंक्लूजन में हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीति आयोग एकदम बकवास है, एकदम इसने कुछ किया ही नहीं। हम क्या कहेंगे कि हाँ, इसके निर्माण के बाद से ही अच्छे कदम, अच्छे कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। लेकिन आवश्यकता क्या है कि इसको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, प्रॉपर सहायता प्रोवाइड की जाए ताकि ये जो प्लानिंग बॉडी है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ये अच्छे से अटेन कर सके, अपने उद्देश्यों को अच्छे से प्राप्त कर सके, राइट। इस तरह से इसका यहाँ पर हमने कंक्लूजन देखा। ऐसे ही हमको कंक्लूजन सब में लिखना होता है कि हमें किसी भी चीज़ की पूरी तरह से बुराई नहीं कर देनी है, हमको एक पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक आउटलुक में कहना है। अगर किसी भी चीज़ में कोई कमी भी है तो उसको हम एड्रेस करते हुए कि हाँ, इसकी कुछ अच्छाइयाँ थी लेकिन इसमें ये सुधार हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम करना होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ऐसा ही आप अपने और आंसर्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।